मगध, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये वो जमीन है, वो धुरी है, जहां से भारत के पहले महान साम्राज्यों ने जन्म लिया था। तो चलिए आज उसी कहानी के पन्नों को पलटते हैं, जहां से प्राचीन भारत की तकदीर लिखी गई। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? देखिए, हम कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे मगध के जन्म से, फिर देखेंगे कि कैसे पहले राजवंशों ने यहां अपनी जड़ें जमाईं। इसके बाद मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के उस सुनहरे दौर की बात होगी, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि इतनी बड़ी ताकत आखिर इतिहास के धुंधलके में खो कैसे गई। किसी भी महान कहानी की शुरुआत उसकी जमीन से होती है, और मगध की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गंगा के उपजाऊ मैदानों के बीच बसा ये इलाका मानो कुदरत ने ही किसी साम्राज्य की नींव रखने के लिए बनाया था। यहाँ भूगोल ने ही तकदीर लिख दी थी। इसे ऐसे समझिए कि ये एक कुदरती किला था। देखिए, उत्तर में गंगा नदी एक दीवार की तरह खड़ी थी, तो दक्षिण में विंध्य के पहाड़ थे, और पूर्व पश्चिम में चंपा और सोन नदियां इसकी हिफाजत करती थीं। मतलब दुश्मनों के लिए यहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था, और यहां से निकलकर साम्राज्य का विस्तार करना बेहद आसान। और इसी महफूज जमीन से उन पहले राजवंशों का उदय हुआ जिन्होंने साम्राज्य का सपना देखा। उनकी सोच सिर्फ एक छोटे से राज्य पर हुकूमत करने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उन्होंने मगध को महानता के उस रास्ते पर डाल दिया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। ये जो महत्वाकांक्षा थी ना, ये हमें 3 बड़े पड़ाव में साफ दिखती है। सबसे पहले करीब 554 ईसा पूर्व में हर्यक राजवंश ने मगध को एक बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा किया। फिर उनके बाद आए शिशुनाग राजवंश ने अवंती जैसे ताकतवर दुश्मन को हराकर इसका और विस्तार किया। और फिर 345 ईसा पूर्व आते आते नंद राजवंश ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। हर्यक वंश के जो शासक थे, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु, वो कूटनीति और जंग दोनों के माहिर खिलाड़ी थे। बिंबिसार ने शादियों के जरिए रिश्ते बनाए, ताकत जोड़ी, तो वहीं अजातशत्रु ने अपनी तलवार के दम पर मगध का परचम लहराया। इन दोनों ने मिलकर वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े होने वाले थे। फिर मंच पर आए नंद, और उनके साथ आए महापद्मनंद। उन्होंने तो जैसे पुराने सारे नियम ही तोड़ दिए, एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी विशाल सेना और बेहिसाब दौलत के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। सही मायनों में ये भारत की पहली सुपर पावर थी। और इसी के साथ सत्ता की बागडोर उस राजवंश के हाथों में आई जिसका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। वो राजवंश था मौर्य राजवंश। और यहीं इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। सोचिए, एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके साथ बस एक ही ताकत थी, चाणक्य की बुद्धि, और इन दोनों ने मिलकर नंदों के विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंका और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो पूरे उपमहाद्वीप को एक करने वाला था। मौर्य साम्राज्य सिर्फ बड़ा ही नहीं था, इसका प्रशासन भी कमाल का था। पूरे साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, और इन सभी पर हुकूमत होती थी शाही राजधानी पाटलिपुत्र से। एक बेहद सुसंगठित व्यवस्था। जरा इसके फैलाव का अंदाजा लगाइए। पश्चिम में आज के ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। इससे पहले कभी इतनी बड़ी जमीन पर किसी एक शासक का राज नहीं हुआ था। ये था मौर्य साम्राज्य का असली पैमाना। लेकिन मौर्य ताकत का यही शिखर उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना। एक जंग, कलिंग की जंग। एक ऐसी जंग जो इतनी भयानक थी कि उसने एक विजेता सम्राट को हमेशा के लिए शांति का दूत बना दिया। वो सम्राट थे अशोक। तो फिर इतना महान साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? वजहें कई थीं। अशोक के बाद जो शासक आए उनमें वो बात नहीं थी। फिर इतना बड़ा साम्राज्य संभालना मुश्किल होता गया। दूर दराज के सूबों ने बगावत करनी शुरू कर दी, और आखिर में 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसी के सेनापति ने मार दिया, और कहानी का एक अध्याय खत्म हो गया। मौर्यों के जाने के बाद मगध का वो महान साम्राज्य बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उसकी जगह ले ली थी छोटे छोटे राजवंशों ने, और वो एकीकरण का दौर खत्म हो चुका था। ये वो दौर था जब सत्ता शुंग और कण्व जैसे राजवंशों के हाथ में आई। शुंगों ने एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने मौर्यों की बौद्ध नीतियों को पलटकर पुरानी वैदिक परंपराओं को फिर से बढ़ावा दिया। लेकिन वो मौर्यों जैसी मजबूत और एक ताकत फिर कभी नहीं बना पाए। सदियां गुजर गईं, लेकिन मगध की मिट्टी में साम्राज्य की यादें जिंदा थीं। और फिर एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसने उस खोई हुई शान को वापस पाने और एक नए सुनहरे दौर,
एक स्वर्ण युग को बनाने की ठानी। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प फर्क दिखाती है। देखिए, जहां मौर्यों ने एक राजनीतिक और फौजी ताकत पर जोर दिया, एक बहुत बड़ी प्रशासनिक मशीन बनाई, वहीं गुप्तों ने भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान को सींचा। कह सकते हैं कि अगर एक ने साम्राज्य का शरीर बनाया तो दूसरे ने उसकी आत्मा को संवारा। गुप्तों का दरबार, वो उस दौर के सबसे तेज दिमागों का अड्डा था। विद्वान, कवि, वैज्ञानिक सब वहीं थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, यानी 9 हीरे, जिनमें कालिदास जैसे महान लोग शामिल थे। इन्होंने कला और विज्ञान को एक नई ऊंचाई दी। और गुप्त युग की विरासत वो आज भी हमारे साथ है, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, जो दुनिया भर में ज्ञान का केंद्र बनी, या फिर गणित और खगोल विज्ञान में हमारी बड़ी बड़ी खोजें हों। इसी दौर में संस्कृत साहित्य और कला अपने शिखर पर पहुंची। इसे यूं ही प्राचीन भारत का स्वर्ण युग नहीं कहा जाता। लेकिन जैसा कि होता है, हर सुनहरे दौर का भी अंत होता है। गुप्त साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। अंदरूनी झगड़ों और बारी हमलों ने धीरे धीरे इस महान साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया। ये चार्ट साफ दिखाता है कि गुप्त काल मौर्यों से कहीं ज्यादा लंबा और शानदार रहा, करीब 275 साल। लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं था। इतिहास का पहिया एक बार फिर घूमा और उत्थान के बाद पतन का दौर आया। और करीब 550 ईस्वी में गुप्तों के पतन के साथ ही भारतीय शक्ति के केंद्र के तौर पर मगध की कहानी का वो लंबा, शानदार अध्याय समाप्त हो गया। पाटलिपुत्र में 1000 साल से जो रोशनी जल रही थी, वो आखिरकार धीमी पड़ने लगी। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। जब साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं, जब राजा और उनकी फौजें इतिहास बन जाती हैं, तो पीछे बचता क्या है? जो कुछ भी बचता है, वही तो असली विरासत है। और इसी सवाल के साथ आज की ये कहानी खत्म होती है कि राजवंश तो आते जाते रहते हैं, साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन मगध जैसी जगह की सच्ची और हमेशा रहने वाली विरासत क्या है? क्या वो जमीन है जिस पर उन्होंने कब्जा किया, या फिर वो विचार और वो संस्कृति है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी?